Hello guys, welcome to this course प्रैक्टिस सेशन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। और आज हमारा आरसीसी का फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन है। लेट मी सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड। सो एज आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट हैज ज्वाइंड दिस सेशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। Okay, as I can see, a lot of students have joined. So let's start the session. Actually, इस सेशन में we have to do इस सेशन में we have to do some practice questions of GATE, ESE, SSC JEE and UPPSC AE। जितने भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर में एग्जाम्स में आए हैं उनको हम सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, एंड दिस विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू इन द अपकमिंग एग्जाम्स। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं आरसीसी के जिनको कंप्लीट सॉल्व करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, योर बेसिक शुड बी क्लियर। सो वी आर हियर विद सम दैट क्वेश्चंस जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अप्लाई करने होंगे, और उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके माइंड में ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर। तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं एक बार, ये क्वेश्चंस कैसे हैं और ये क्वेश्चंस की डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। हेलो साहिल, दिस इज माई नेम इज शोभित श्रीवास्तव, दीज ऑल थिंग्स आर अबाउट मी। मुझे बहुत सारे इंस्टीट्यूट से क्वालिटी एजुकेशन के लिए अवार्ड भी मिला है। रिगार्डिंग दिस कोर्स, तो ये जो आपका प्रैक्टिस सेशन है आरसीसी का, ये गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पायरेंट्स जिनको 2021 का एग्जाम क्लियर करना है, ये सारे एस्पायरेंट्स कर सकते हैं। और अदर एग्जाम के एस्पायरेंट्स एसएससी जेईई, स्टेट इंजीनियरिंग, यूपीपीएससी AE, इसके एस्पायरेंट भी इस कोर्स को कर सकते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी विल डू फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। तो किसी भी एग्जाम के एस्पायरेंट को इस सेशन को ज्वाइन करने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम सॉल्व कर रहे हैं, एंड ग्रेजुअली वी विल मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चंस ऑफ ESE एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ SSC JEE एंड स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो सबसे पहले गेट के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर एयर इंट्रेंट कंक्रीट। मेनली आज हमारा फोकस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पे, प्रॉपर्टीज ऑफ आरसीसी मटेरियल्स पे रहेगा, और WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे रहेगा। जैसा कि आपको इस क्लास की जो हेडिंग है उसमें भी क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि आज का हमारा फोकस मेनली WSM एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पे रहेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एयर इंट्रेंट कंक्रीट क्या होता है इसके बारे में। Yes, Sahil, I will explain each and everything. Just listen to me carefully. I will explain each and everything. Air entrained concrete, the concrete जिसमें जो हमने सीमेंट यूज किया है, the cement has some air entrained compound, जैसे कि बोरिक एसिड है या फिर कोई भी एयर इंट्रेंट कंपाउंड इसमें हमने ऐड किया है। ये केमिकल्स ऐसे केमिकल्स होते हैं, एयर इंट्रेंट कंपाउंड ऐसे केमिकल होंगे, अगर आपने इसमें वाटर ऐड किया, अगर इस कंक्रीट में आपने वाटर ऐड किया, तो वाटर की रिएक्शन से ये एयर के बबल्स फॉर्म करेंगे। तो जब भी कभी ये सीमेंट से आप कंक्रीट बनाओगे, सपोज आपने ये कंक्रीट बनाई है, इस कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट्स हैं, इस कंक्रीट में फाइन एग्रीगेट्स हैं, एंड ये सीमेंट वाटर का पेस्ट जब हमने इसमें मिक्स किया, so it will also have some air bubbles। तो एयर इंटेंट कंक्रीट वो कंक्रीट होती है जिसमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो एयर बबल्स फॉर्म करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करके एयर बबल्स फॉर्म करेंगे, जैसे कि बोरिक एसिड है और सोडियम के कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके एयर बबल्स फॉर्म करते हैं। अब ये एयर इंट्रेंट कंक्रीट हम क्यों बनाते हैं, AEC एयर इंट्रेंट कंक्रीट हम क्यों बनाते हैं? हमें तो बबल्स फॉर्म करना नहीं चाहिए, बबल्स फॉर्म करना हमारे लिए सही नहीं होना चाहिए, बट एक्चुअली में कभी कभी क्या होता है कि वाटर आपके पास कम होता है और आपको मिक्सिंग के लिए वर्केबिलिटी ज़्यादा चाहिए। जब वाटर अवेलेबिलिटी कम है और मिक्सिंग के लिए वर्केबिलिटी ज़्यादा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, एयर इंट्रेंट सीमेंट यूज़ कर सकते हो, AEC एयर इंट्रेंट सीमेंट, इससे एयर इंट्रेंट कंक्रीट बना सकते हो। इसमें जब बबल्स फॉर्म होंगे तो मिक्सिंग आसान हो जाएगी। कोई भी चीज़ अगर एयर के फॉर्म में आ रही है, तो एयर भी एक फ्लूइड है, वाटर भी एक फ्लूइड है, वाटर से भी मिक्सिंग आसान होती है, वाटर मिक्स करने से। अगर एयर ज़्यादा है तो एयर से भी वर्केबिलिटी आसान होगी। तो एयर इंटेंट कंक्रीट की वर्केबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, आप कम वाटर में भी अच्छी वर्केबिलिटी अटेन कर सकते हो।
तो इसका पहला स्टेटमेंट, एयर इंट्रेनमेंट रिड्यूसेस द वाटर डिमांड फॉर ए गिवन लेवल ऑफ वर्केबिलिटी, बिल्कुल सही है, क्योंकि वाटर अगर कम पड़ रहा है तो एयर इंट्रेनमेंट से आप वर्केबिलिटी को मेंटेन कर सकते हो। दूसरा स्टेटमेंट है, यूज ऑफ एयर इंट्रेन कंक्रीट इज रिक्वायर्ड इन एनवायरमेंट्स वेयर साइक्लिक फ्रीजिंग एंड थाविंग इज एक्सपेक्टेड। तो फ्रीजिंग एंड थाविंग क्या होती है? वाटर का आइस में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और इस आइस का वाटर में वापस कन्वर्ट होना थाविंग या फिर मेल्टिंग। थाविंग भी एक तरीके से अकड़ना ही होता है, बट आइस और वाटर का आपस में कन्वर्जन ही फ्रीजिंग एंड थाविंग कहलाता है। ठीक है, तो जब भी कभी वाटर आइस में कन्वर्ट होती है तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है ना, आइस की डेंसिटी कम होती है। आइस की डेंसिटी रो इज नियर अबाउट 0.9 ग्राम पर सीसी और वाटर का रो होता है 1 ग्राम पर सीसी। तो आइस की डेंसिटी कम होने की वजह से आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। अब जब भी कभी ठंडे एरिया में आप अगर इस कंक्रीट को यूज करेंगे तो वाटर जब आइस में कन्वर्ट होगा, इसको एक्स्ट्रा वॉल्यूम चाहिए एक्सपैंड करने के लिए। तो ये जो एयर बबल्स हैं, इन एयर बबल्स के अंदर ये वाटर एंटर करता है और अपना वॉल्यूम बड़ा करने के लिए इसको स्पेस मिलता है। अगर अंदर एयर है थोड़ी बहुत तो इसको स्पेस मिलेगा और कंक्रीट में एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस प्रोड्यूस नहीं होंगी। सपोज अगर अंदर एयर बबल नहीं है और इस वाटर को एक्सपैंड होना है, तो ये वाटर एक्सपैंड होने की वजह से इस कंक्रीट के अंदर स्ट्रेस जनरेट करेगा, कंक्रीट में क्रैक आ जाएंगे। तो एयर इंट्रेन कंक्रीट वहां पे भी रिक्वायर्ड होती है जहां पे साइक्लिक फ्रीजिंग एंड थाविंग इज एक्सपेक्टेड। तो दोनों ही सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, और नीचे यहां आप देख सकते हैं कि आप अगर मेरी रैंक तो यहाँ पे नहीं दिख रही होगी, आई हैव द टॉप रैंक इन सिविल इंजीनियरिंग एजुकेटर्स इन गेट एंड ईएससी। गेट एंड ईएससी में अकेडमी में आई हैव द टॉप रैंक एज सिविल एजुकेटर। सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी एजुकेटर्स गेट एंड ईएससी में, उसमें मेरी टॉप रैंक है। एंड अगर आप मेरे थ्रू अन अकेडमी ज्वाइन करते हो तो आपको ये कोड शोभित सिविल यूज करना होगा, SHOBHIT CIVIL। आई होप जब आप इस पूरी स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में देखेंगे या लैपटॉप में देख रहे होंगे अगर, तो आपको यहाँ पे मेरा कोड दिख रहा होगा। इससे 10% डिस्काउंट मिलेगा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको क्रेडिट सप्लाई करके मिलेगा। तो आप अगर चाहें तो प्लस सब्सक्रिप्शन भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आरसीसी मैंने पूरा फुल 80 आवर्स में पढ़ाया है, मोर देन 80 आवर्स में पढ़ाया है आरसीसी। और उसके बाद फिर आप देखोगे कि इसमें साथ ही साथ पीएससी भी मैंने पढ़ाया है, प्री-स्ट्रेस कंक्रीट, और इसमें एडवांस कंक्रीट भी है, फुटिंग्स वगैरह, रिटेनिंग वॉल्स वगैरह, ये सब मैंने पढ़ाया है। तो आप चाहो तो प्लस कोर्स ज्वाइन करके पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान होंगे। मेरे प्लस स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वर्केबिलिटी ऑफ ए कंक्रीट कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्लंप, कॉम्पैक्शन फैक्टर एंड वीबी टाइम। तो सबसे पहले देखते हैं वर्केबिलिटी क्या होती है और इसको मेजर कैसे करते हैं, तभी तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो कोई भी कंक्रीट का एक मिक्सचर है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा आई होप। सपोज देयर इज अ मिक्सचर ऑफ कंक्रीट, इसमें कोर्स एग्रीगेट है, उसके बाद इसमें फाइन एग्रीगेट्स भी हैं, और सीमेंट वाटर का एक मिक्सचर है, एक पेस्ट है, जो आगे इसको बाइंड करने के काम में आएगा। आगे यही पेस्ट इसको बाइंड करेगा। ठीक है, दिस इज अ कंक्रीट मास। ये एक पूरा कंक्रीट का मास है। इसकी वर्केबिलिटी मेजर करने का मतलब है इसकी फ्लो करने की एबिलिटी। जस्ट अ मिनट, कुछ स्टूडेंट्स को साउंड नहीं आ रहा। बाकी स्टूडेंट्स बताएं क्या आपको वॉइस आ रही है? सभी स्टूडेंट्स को वॉइस आ रही है? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस।
चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि इस कंक्रीट की फ्लो करने की एबिलिटी हमें कैसे निकालनी है। हाउ कैन वी कैलकुलेट द एबिलिटी टू फ्लो। इसको निकालने के तीन तरीके हैं। फ्लोइंग एबिलिटी ऑफ कंक्रीट निकालने के तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है स्लंप टेस्ट। स्लंप टेस्ट, इस टेस्ट को करने के लिए हमारे पास एक कोन होता है। दिस कोन इज कॉल्ड स्लंप कोन। ये कोन ऊपर से भी ओपन होगा, टॉप से भी ओपन होता है, एंड ये कोन बॉटम से भी ओपन होगा। इसकी टॉप डायमीटर, दिस डायमीटर इज 100 mm, बॉटम डायमीटर इसकी होगी 200 mm, एंड टोटल ओवरऑल हाइट इसकी जो होगी वो होती है 300 mm। तो याद करना बहुत ही आसान है, 100, 200, 300 सबसे ज्यादा हाइट है। और इसमें यहां पे इसको लिफ्ट करने के लिए ऐसे हैंडल्स लगे होते हैं। इन हैंडल्स को पकड़ के आप इसको ऐसे ऊपर की तरफ लिफ्ट भी कर सकते हैं। अब ये ऊपर से और नीचे से हॉलो होगा, इसको आप एक बेस प्लेट पे, जमीन पे एक प्लेट रख दोगे, उस प्लेट के ऊपर आप इसको रख दोगे, इस कोन को, और इसमें ऊपर से आप कंक्रीट फिल करोगे। कंक्रीट पहले का रूल ये था कि पहले कंक्रीट 4 लेयर में भरी आती थी। पुराना कोड का रिकमेंडेशन ये था। प्रेजेंट रिकमेंडेशन ये है कि कंक्रीट आप 3 लेयर में भरो। फर्स्ट लेयर, पहली लेयर को आप 25 बार ब्लो दो, 25 से 35 बार ब्लो दे सकते हो, इतना फ्लेक्सिबल होता है। दूसरी लेयर को आप 25 से 35 बार ब्लो दे सकते हो, और तीसरी लेयर को। ऐसे करके पहली लेयर को ब्लो देने का मतलब है कॉम्पैक्ट करना है आपको एक रॉड से 25 से 35 बार। फिर दूसरी लेयर में कंक्रीट भरा, यहां तक, इस लेयर तक भरा, इसको फिर से 25 बार एक रॉड से कॉम्पैक्ट किया, और फिर तीसरी लेयर में ऊपर तक कंक्रीट भर दिया, 25 बार कॉम्पैक्ट किया। जैसे ही 25 से 35 कॉम्पैक्शन खत्म हुए टॉप लेयर के, आप इस कोन को ऊपर उठा लो, आप इस कोन को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर लो। तो इनिशियली अंदर जो कंक्रीट है, ये कंक्रीट होगा 300 mm हाइट का। जो कंक्रीट है जब आपने लिफ्ट किया होगा तो इसकी हाइट होगी 300 mm, जस्ट बिफोर लिफ्टिंग। और आफ्टर लिफ्टिंग कंक्रीट साइडवेज फ्लो करेगा, और टॉप से कंक्रीट की हाइट कुछ कम हो जाएगी, टॉप से कंक्रीट कुछ कोलैप्स कर जाएगा, और आपको कुछ इस तरीके से आपको कंक्रीट मिलेगा। तो ऐसा बोला जाता है कि जैसे ही आप लिफ्ट कर रहे हैं, लिफ्ट करने के विदिन 5 सेकेंड्स में आप ये मेजर कर लें, विदिन 5 सेकेंड्स में मेजर कर लें कि ये कितना हाइट नीचे गया। और यही हाइट, ये जो डाउन गया है, इसको हम बोलते हैं स्लंप इन mm। स्लंप हमेशा mm में मेजर किया जाता है। अगर ये फाइनल हाइट h है, वैसे जनरली फाइनल हाइट मेजर नहीं किया जाता, टॉप से कितना नीचे आ गया यही मेजर किया जाता है। बट अगर आपको फाइनल हाइट पता है तो आप स्लंप फिर भी मेजर कर सकते हो। स्लंप इन mm इज इक्वल टू 300 माइनस h इन mm। तो आप इस तरीके से स्लंप को मेजर कर सकते हैं। स्लंप की वैल्यू के हिसाब से वर्केबिलिटी डिफाइन की जाती है। अगर मैं इधर स्लंप लिखूं तो स्लंप की वैल्यू के हिसाब से वर्केबिलिटी, सॉरी यहां पे तो दिख नहीं रहा होगा आपको, आई एम सॉरी, यहां नीचे लिखते हैं, यहां दिख रहा होगा। स्लंप की वैल्यू के हिसाब से अगर मैं वर्केबिलिटी डिफाइन करूं तो क्या क्या हो जाएंगी। सबसे पहले अप टू 25 द वर्केबिलिटी इज कॉल्ड एज लो, and from 25 to almost 75, या वैसे इसको बोलते हैं वेरी लो, और 25 टू लगभग 50 तक आपका होगा लो। फिर नंबर 3 50 से 75 तक, 50 to 75 मीडियम। उसके बाद 75 to 150 हाई, एंड नंबर 5 ये 150 है, 160 नहीं है, एंड 150 से ऊपर वेरी हाई वर्केबिलिटी बोली जाती है। और ये आपको सेमेस्टर से लेके, गेट एग्जाम से लेके ईएससी एग्जाम तक ये पूछा जाता है एग्जाम से। सेमेस्टर में भी पूछा जाता है, गेट में पूछा जाता है, ईएससी में भी।
तो ये था पहला मेथड, स्लम्प मेथड। इसमें लेकिन पूछा गया है स्लम्प के साथ साथ कॉम्पैक्शन फैक्टर और वीबी टाइम। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर एंड वीबी टाइम भी फ्लो ही मेजर करते हैं, एक बार देख लेते हैं उनको, दोनों मेथड्स को एक बार देख लेते हैं। नंबर 2, कॉम्पैक्शन फैक्टर। कॉम्पैक्शन फैक्टर क्या होता है और कैसे मेजर किया जाता है? कॉम्पैक्शन फैक्टर के लिए हम एक बकेट लेंगे, इस बकेट में हम टॉप से कंक्रीट को फ्री फॉल कराएंगे, क्योंकि कंक्रीट जब भी कभी किसी मेंबर पे हम फिल करते हैं तो टॉप से फ्री फॉल होके कंक्रीट किसी मेंबर पे हम फिल करते हैं। मतलब जैसे कि अगर कंक्रीट की आप बीम या स्लैब बना रहे हैं तो ऊपर से कंक्रीट को आप फेंकेंगे किसी हाइट से, और कंक्रीट ऊपर से जब नीचे गिरता है तो कुछ सेल्फ कॉम्पैक्शन होता है कंक्रीट का, और हम यही देख रहे हैं कि कंक्रीट का कितना सेल्फ कॉम्पैक्शन होता है और इस सेल्फ कॉम्पैक्शन से कंक्रीट कितनी कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो सेल्फ कॉम्पैक्शन के लिए हम यहाँ पे 2 बकेट्स लेते हैं, एक ये बकेट लेंगे, फिर उसके बाद इसके नीचे एक दूसरी बकेट लेंगे, ये बकेट। तो इन दोनों बकेट से होते हुए कंक्रीट इसमें आता है, इस बकेट से पास होके नीचे वाली बकेट में, और फिर सबसे बॉटम वाली बकेट में। तो यहां से कंक्रीट इंटर किया, यहां से इंटर किया और अल्टीमेटली क्रॉस होके इस जगह पे आके फिल हो गया। ये जो कंक्रीट यहां पे फिल हुआ इसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। कोर्स एग्रीगेट हो गए अपना, फाइन एग्रीगेट्स भी हो गए इसमें, और इसमें सीमेंट वाटर का जेल भी हो गया। इस सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का हम वेट मेजर करते हैं। सपोज दिस वेट इज W1, सपोज दिस वेट इज W1। अब इस कंक्रीट को हम बाहर निकालेंगे और अगेन इसी बकेट में हम कंक्रीट को 3 लेयर में फिल करके हर लेयर को 25 बार कॉम्पैक्ट करेंगे। तो 3 लेयर में कंक्रीट को फिल करके हम हर लेयर को 25 बार कॉम्पैक्ट करेंगे। 1 2 3, ओके। और ये हो गया आपका फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, इसका वेट हमने माना W2। तो ये है आपका सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, और ये है आपका फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। आपको ये देखना है कंक्रीट सेल्फ ऑपरेशन से कितना कॉम्पैक्ट हो जाता है। सेल्फ ऑपरेशन का मतलब कंक्रीट को जब आप लेके आ रहे हो और प्लेस कर रहे हो तो सिर्फ उतना ही करने से कंक्रीट कितना कॉम्पैक्ट हो जाता है, और वो निकलता है कॉम्पैक्शन फैक्टर CF से, जो कि बहुत ही आसान वैल्यू होती है W1/W2। दिस इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन फैक्टर या फिर सेल्फ कॉम्पैक्शन फैक्टर, कॉम्पैक्शन फैक्टर या फिर सेल्फ कॉम्पैक्शन फैक्टर। अब ये वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, क्योंकि इस बकेट में सेल्फ कॉम्पैक्शन से कुछ ना कुछ तो भरेगा ही ना। तो सेल्फ कॉम्पैक्शन फैक्टर की जो वैल्यू है CF की वैल्यू, ये वैरी करती है 0.8 से लेके 1 तक। मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और जनरली 0.8 से लेके 1 तक वैरी करती है, क्योंकि W1 कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो सेल्फ कॉम्पैक्शन से कम 80% पार्ट तो इसमें आता ही है, W2 का 80% पार्ट तो आता ही है। और अगर सेल्फ कॉम्पैक्शन से ही पूरा कॉम्पैक्शन हो गया तो W1 W2 बराबर हो जाएगा, कॉम्पैक्शन फैक्टर 1 हो जाएगा। समझ में आया? अब इस कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू के हिसाब से हम वर्केबिलिटी डिफाइन करते हैं। तो जनरली अगर ये वैल्यू अप टू 0.8 2 तक है तो हम वर्केबिलिटी को 0.82 नहीं 0.84, तो हम वर्केबिलिटी को लो बोलते हैं। यहाँ वेरी लो नहीं होता, क्योंकि वेरी लो वर्केबिलिटी का जब आप इसमें कंक्रीट एंटर कराओगे, कंक्रीट यहाँ पे वेरी लो वर्केबिलिटी का एंटर कराओगे तो ये पहली बकेट से दूसरी बकेट पे जा ही नहीं पाएगा। तो वेरी लो वर्केबिलिटी का कंक्रीट कॉम्पैक्शन फैक्टर में हम नहीं यूज कर सकते। इस टेस्ट में एक तरीके से डिसएडवांटेज ये है इसकी कि इसमें वेरी लो वर्केबिलिटी का कंक्रीट जब आप ऊपर वाली बकेट में डालोगे तो वो स्लाइड करके नीचे वाली में नहीं आएगा, यहीं पे फंस जाएगा, रुक जाएगा। तो वेरी लो का आप नहीं कर सकते, लो से लेके वेरी हाई तक मेजर कर सकते हो।
ठीक है। स्लम्प में भी ऐसा होता है कि वेरी लो वर्केबिलिटी का कंक्रीट जो है और वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, बट फिर भी मेजर हो जाता है। बट स्लम्प में एक प्रॉब्लम क्या है कि वेरी हाई वर्केबिलिटी आप मेजर नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने इसको उठाया और पूरा कंक्रीट ऐसे फ्लो कर गया, तो आप 5 सेकंड के अंदर जैसे ही मेजर करने जाओगे वो और नीचे जा रहा होगा, आप और मेजर करने जाओगे और नीचे जा रहा होगा। तो स्लम्प में वेरी हाई वर्केबिलिटी को मेजर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लगातार कोलैप्स करता रहता है, कहीं पे रुकेगा नहीं स्लम्प। इसी तरीके से कॉम्पैक्शन फैक्टर में वेरी लो को मेजर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी कभी स्लम्प टेस्ट में अबव 150 स्लम्प आ रहा हो तो आपको मेजरमेंट कॉम्पैक्शन फैक्टर से करना चाहिए। गॉट इट? आ गया समझ में? अब देखते हैं 0.84 से 0.88 तक वर्केबिलिटी क्या होती है। मीडियम वर्केबिलिटी, अगर 0.84 से 0.88 आ रहा है तो मीडियम वर्केबिलिटी। देन 0.88 से 0.92 वर्केबिलिटी इज कॉल्ड एज सॉरी 0.84 तक मेजर नहीं होता है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। 0.84 तक मेजर नहीं होता है और यहाँ वर्केबिलिटी वेरी लो होती है। 0.84 से मेजर करना हम स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से फिर बकेट में फ्लो होना चालू हो जाता है, इसको लो बोलते हैं, एंड इसको मीडियम बोलेंगे। एंड 0.92 से 0.96 तक हो गया हाई, और 0.96 से 1 तक वेरी हाई। सो आई वाज सेइंग कि जो वेरी लो होती है 0.84 तक, उसमें अगर आप कंक्रीट यहाँ पे एंटर करोगे टॉप बकेट में तो ये फ्लो होना मुश्किल होता है, और जब ये फ्लो होना मुश्किल होगा तो आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर मेजर करना बहुत मुश्किल होगा। तो अप टू 0.84 बड़ा मुश्किल होता है। 0.84 के बाद आप मेजर कर सकते हो 0.84 से 0.88 लो, 0.88 से 0.92 मीडियम, 0.92 से 0.96 हाई, और 0.96 से 1 वेरी हाई। सिमिलरली स्लम्प में अगर 150 के ऊपर जा रहा है तो इतना ज्यादा कंक्रीट में फ्लो होता है कि आपको स्लम्प मेजर करना मुश्किल हो जाएगा। जब आप ये कोन को ऊपर उठाओगे तो ये लगातार नीचे जाता जाएगा और मेजर करना स्लम्प मुश्किल होगा। तो इसका मतलब है कि वेरी लो के लिए आप स्लम्प नहीं मेजर कर सकते, सॉरी वेरी हाई के लिए आप स्लम्प से मेजर नहीं कर सकते, और वेरी लो के लिए आप कॉम्पैक्शन फैक्टर से मेजर नहीं कर सकते। अब हम तीसरा मेथड देखते हैं, जल्दी से आते हैं। वीबी टाइम। वीबी टाइम क्या होता है? जब कंक्रीट की जनरली वर्केबिलिटी बहुत लो होती है, जनरली लो वर्केबिलिटी, तो स्लम्प टेस्ट में भी फ्रिक्शन आता है, स्लम्प भी उतना ज्यादा नहीं आता, 1-2 mm 3 mm आता है, और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट भी नहीं कैरी कर सकते। तो बहुत ही लो वर्केबिलिटी के लिए एक टेस्ट होता है जिसमें एक वाइब्रेटिंग टेबल, ये टेबल वाइब्रेट कर सकती है, इधर इसमें वाइब्रेशन हो सकता है, इधर इस वाइब्रेटिंग टेबल पे हम एक कंटेनर रखते हैं स्टील का। दिस इज अ बिग कंटेनर ऑफ स्टील, और इसमें यहां पे हम स्टार्टिंग पे मिड में एक कंक्रीट का सैंपल रख देते हैं। यहां पे मिड में एक कंक्रीट का सैंपल मोल्ड के अंदर रख देते हैं। एक मोल्ड होता है साइड में, इसके ऐसे करके एक मोल्ड होता है, इधर बना देता हूं। इस मोल्ड के अंदर हम कंक्रीट को रख देते हैं, और हम जैसे ही इस मोल्ड को उठाते हैं ऊपर की ओर, ये वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वाइब्रेशन स्टार्ट होने पे क्या होगा? ये कंक्रीट इधर फ्लो करेगा, ये सर नो साइड में, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इस वॉल्स ऑफ द कंटेनर को ये कंक्रीट टच कर जाएगा। तो आपको टाइम डिनोट करना है, एक टाइम डिनोट करना है जिसको हम बोलते हैं वीबी टाइम। ये वो टाइम है जिस टाइम पे ये कंक्रीट इन वॉल्स को टच कर जाता है। द टाइम एट विच concrete reaches the wall of vessel, या reaches the wall of container, reaches the walls of container। क्लियर? तो ये हो गया वीबी टाइम। अब आप मुझे बताइए, वीबी टाइम में कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, कैलिब्रेशन पे डिपेंड करता है। हर एक वाइब्रेटिंग टेबल का अलग कैलिब्रेशन है। वाइब्रेशन ज्यादा तेज हो रहा होगा तो वीबी टाइम की अलग वैल्यूज है, वाइब्रेशन स्लो हो रहा होगा तो टाइम की अलग वैल्यूज है। लेकिन इतना पता है कि जैसे जैसे वीबी टाइम बढ़ेगा, अगर ये कंक्रीट बहुत ज्यादा टाइम में एंड्स को, वॉल्स को टच कर रहा है तो वर्केबिलिटी क्या होगी? कम होगी ना, क्योंकि कंक्रीट स्लो फ्लो कर रहा है, बहुत टाइम ले रहा है। तो टाइम अगर ज्यादा होगा तो वर्केबिलिटी कम होगी।
यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, कॉम्पैक्शन फैक्टर जितना ज्यादा होगा वर्केबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। स्लंप में क्या है, स्लंप में क्या है, स्लंप जितना ज्यादा होगा वर्केबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। गॉट इट। तो ये तीन चीजें आपको हमेशा अब लाइफ टाइम याद रहेंगी, क्योंकि यू हैव सीन दीज थिंग्स इन वेरी डिटेल मैनर, और बहुत ही अच्छे तरीके से डीप में आपने देखा है इसको। तो अब आपको आगे फ्यूचर में कभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला, क्योंकि आई हैव गिवन यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। अब इन क्वेश्चंस को करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या हैं। एज स्लंप इंक्रीजेस वीबी टाइम इंक्रीजेस। मुझे बताओ, स्लंप इंक्रीज करेगा तो वर्केबिलिटी इंक्रीज करेगी, क्लियर। तो वीबी टाइम क्या होना चाहिए, वीबी टाइम डिक्रीज होना चाहिए, है ना। स्लंप बढ़ रहा है तो वर्केबिलिटी बढ़ रही है। वर्केबिलिटी कब बढ़ेगी, जब कोई भी कंक्रीट कम टाइम में पहुंच जाए, यानी वीबी टाइम कम होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट गलत दे रखा है, स्लंप इंक्रीज कर रहा है तो वीबी टाइम डिक्रीज करना चाहिए, कम टाइम में कंक्रीट को एंड में पहुंच जाना चाहिए, वॉल्स पे पहुंच जाना चाहिए। यस और नो, वेरी नाइस। एज स्लंप इंक्रीजेस द कॉम्पैक्शन फैक्टर इंक्रीजेस, बिल्कुल सही है। स्लंप बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी बढ़ेगी, यानी कॉम्पैक्शन फैक्टर भी बढ़ना चाहिए, तो दूसरा सही है। तो वन इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू, डी पार्ट में दे रखा है, दिस इज द आंसर। आपको मेरी क्लास में जब भी कभी आप मेरी यूट्यूब क्लास करेंगे, जब भी कभी आप मेरी अनअकैडमी में प्लस क्लासेस करेंगे, या फिर आप मेरी अनअकैडमी में स्पेशल क्लास जो सबके लिए फ्री होती है वो करेंगे, आपको मेरी हर क्लास में मजा आने वाला है, और ईच एंड एवरीथिंग यू विल नो इन डिटेल, एवरीथिंग यू विल नो इन डिटेल, और आपको क्वेश्चंस भी करने में बहुत ही रिलैक्स फील होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ग्रुप 1 कंटेन्स, यहां पे दिख नहीं रहा होगा, ऐसे कर लेता हूं। ग्रुप 1 कंटेन्स रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एज शोन इन फिगर, while group 2 gives the list of materials। तो ग्रुप 1 में कर्व्स हैं जे के एन एल, कर्व जे ये है, कर्व के ये है, कर्व एल ये है। और ग्रुप 2 में क्या दे रखा है, ग्रुप 2 में दे रखा है मटेरियल्स, सीमेंट पेस्ट, कोर्स एग्रीगेट, कंक्रीट। अब ये तीनों कर्व्स किस किस मटेरियल के हैं ये बताना है आपको, है ना। मैच द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स विद द करेस्पॉन्डिंग मटेरियल्स। तो सबसे पहले इसके लिए आपको कुछ जानना होगा, सबसे पहले आपको जानना होगा हार्डनेस क्या होती है। हार्डनेस क्या होती है, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब घिसना, किसी चीज को घिस रहे हो और वो घिसने के बाद भी उसकी सरफेस जो है वो खराब नहीं हो रही, तो वो बहुत ही हार्ड मटेरियल है। रेजिस्टेंस टू एब्रेशन एंड स्क्रैचिंग, किसी भी चीज पे आप स्क्रैच कर रहे हैं, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन एंड स्क्रैचिंग, ठीक है। कोई भी मटेरियल हार्ड होगा तो हार्ड मटेरियल का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है, कैसा बनता है। हार्ड का सिंपल सा मतलब है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले लेगा और स्ट्रेन बहुत कम होगी। तो कभी भी आप उसका स्ट्रेस सिग्मा और स्ट्रेन एप्सिलॉन, इसके बीच में ग्राफ बनाएंगे, सो यू विल गेट अ ग्राफ जो कि स्ट्रेस में बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा होगा और स्ट्रेन में बहुत कम जा रहा होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ हार्ड मटेरियल्स। हार्ड मटेरियल्स का ऐसा ग्राफ होगा। क्लियर, इज इट क्लियर, हार्डनेस क्लियर है। नेक्स्ट है कोहेजन एंड एडेशन। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, कोहेजन एंड एडेशन। हालांकि प्लस कोर्स में हम लोग ये सारा कुछ डिटेल में पढ़ाते हैं और टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, तो सब कुछ रिलेट हो जाता है टॉपिक से, बट यहाँ क्वेश्चंस करा रहे हैं तो जो क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही बता पा रहे हैं। कोहेजन एंड एडेशन, कोहेजन क्या होता है, कोहेजन क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन या बॉन्ड या अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर पार्टिकल्स। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा भाई, क्या बात है। अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर पार्टिकल्स या सेम पार्टिकल्स, सिमिलर बोलें या सेम बोलें एक ही बात है, सिमिलर या सेम पार्टिकल्स।
यानी कि सीमेंट और सीमेंट के बीच में के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है या जो बॉन्ड है वो कोहेजन है। और एडिशन क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, वो कोहेजन कहलाएगा। लेकिन वाटर को आप किसी सरफेस पे फैला दो, किसी कांच की सरफेस पे फैला दो, तो वाटर का जो अट्रैक्शन कांच की सरफेस के साथ है, वाटर का जो अट्रैक्शन कांच की सरफेस के साथ है, दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड एडेशन। और आपको पता है कि वाटर में एडेशन ज्यादा होता है और कोहेजन कम होता है, तभी तो वाटर किसी भी कैपिलरी में राइज कर जाता है, क्योंकि वाटर में एडेशन ज्यादा है और कोहेजन कम है। तो किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी भी मटेरियल में अगर कोहेजन और एडेशन होगा तो उसका ग्राफ कैसा बनता है? ये सब हमने प्लस क्लास में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है। इसका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, यहाँ पे सिग्मा फॉर स्ट्रेस और यहाँ पे एप्सिलॉन फॉर स्ट्रेन। इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप देखोगे, पहली बात तो नॉन लीनियर बनेगा और साथ ही साथ स्ट्रेन में काफी ज्यादा जाएगा। जैसे अगर आप किसी फ्लूइड पार्टिकल का कर्व बनाओ, तो किसी फ्लूइड पार्टिकल का कर्व कैसा बनता है? किसी फ्लूइड का, आइडियल फ्लूइड का कर्व ऐसा बनेगा, ऐसा, ये एक्स एक्सिस पे ऐसे। दिस इज द कर्व ऑफ आइडियल फ्लूइड, क्योंकि वो आइडियल फ्लूइड में कोहेजन और एडेशन प्रॉपर्टी मैक्सिमम होती है। और किसी भी आप आइडियल सॉलिड या आइडियल रिजिड मटेरियल का कर्व बनाओगे तो ऐसे जाता है ये, क्योंकि आइडियल रिजिड मटेरियल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। तो जितना मटेरियल रिजिड होगा उतना ही ज्यादा मटेरियल सिग्मा की एक्सिस में यानी वाई एक्सिस में उसका ग्राफ जाएगा, और जितना मटेरियल फ्लूइड होगा या फिर जितना मटेरियल स्टिकी या कोहेसिव नेचर का होगा उतना ही वो स्ट्रेन की डायमेंशन में जाएगा, यानी आइडियल फ्लूइड की डायमेंशन में जाएगा। तो इससे आप कितने सारे कर्व समझ सकते हैं। आप सॉइल का कर्व समझ सकते हैं। सॉइल क्या है? रिजिड नहीं है। सॉइल में क्या है? डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है, सॉइल में जो है स्टिकीनेस ज्यादा होती है, कोहेजन ज्यादा होती है। इसीलिए सॉइल का जो कर्व होता है, आप देखते होगे सॉइल का कर्व कुछ इस तरीके से जाता है, इस तरीके से। रबर आप देख लो, रबर रिजिड नहीं है, रबर में खिंचाव ज्यादा होता है, एक्सटेंशन ज्यादा है, तो रबर का कर्व भी ऐसा ही जाएगा, है ना। कोहेजन एडेशन जो है उसमें होता है। सिमिलरली सीमेंट पेस्ट और कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट पेस्ट एंड कंक्रीट, दोनों में क्या होता है? कोहेजन एंड एडेशन। तो के और एल कर्व जो है वो सीमेंट पेस्ट एंड कंक्रीट के होंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन सीमेंट पेस्ट और कंक्रीट में, इन दोनों में कंपेयर करो तो ज्यादा एडिशन और कोहेजन किस में होता है? सीमेंट पेस्ट में, क्योंकि सीमेंट पेस्ट में तो कोहेजन और एडिशन होता ही है। सीमेंट पेस्ट ही रिस्पॉन्सिबल है कंक्रीट में कोहेजन और एडिशन के, तो सीमेंट पेस्ट में ज्यादा होता है, इसलिए कर्व एल जो है वो सीमेंट पेस्ट का है। कर्व एल किसका है? सीमेंट पेस्ट का। समझ में आ रहा है? तो कर्व एल हो गया 1, के हो गया, फिर कंक्रीट का बचा। और एग्रीगेट इनके कंपेयर में, कोर्स एग्रीगेट पेस्ट और कंक्रीट के कंपेयर में ज्यादा हार्ड है, क्योंकि मेन जो हार्डनेस होती है वो एग्रीगेट की वजह से होती है, और हार्ड जो है जे कर्व को शो कर रहा है, तो कर्व जे हो जाएगा आपका 2। तो 231 इज गिवन इन बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। गेट 2014 सेट 1। तो अभी आप समझ रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ गेट जो हैं वो सारे लॉजिकल होते हैं, और कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आपको, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको डिटेल स्टडी करनी होगी। प्लस कोर्स में हम लोग जो प्लस प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी में, प्लस कोर्स में हम ईच एंड एवरी टॉपिक को डिटेल में पढ़ा रहे हैं। वी आर टीचिंग इन अ बैच, और हर बैच में एवरी एजुकेटर हैज हिज बेस्ट सब्जेक्ट। हर एजुकेटर का अपना बेस्ट सब्जेक्ट है, और आपको मैं अनाउंस कर देता हूँ, द टॉप फैकल्टी ऑफ एन इंस्टीट्यूट, इंडिया के सबसे बड़े बिग इंस्टीट्यूट की टॉप फैकल्टी हैं जसपाल सिंह सर। वो भी अनअकैडमी में ज्वाइन कर चुके हैं। जसपाल सिंह सर को सभी लोग जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, और ही इज ऑल्सो टीचिंग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, बिल्डिंग मटेरियल इन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, वो बहुत सारे सब्जेक्ट लेते हैं। आई डोंट नो, अभी प्रेजेंटली वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है पढ़ा रहे हैं, तो यू कैन ज्वाइन हिम इन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। और हम लोग तो हैं ही, हम लोग अपने अपने बेस्ट सब्जेक्ट पढ़ा ही रहे हैं। तो एवरी एजुकेटर हियर इज हैविंग हिज बेस्ट सब्जेक्ट, और आपको एक सब्सक्रिप्शन से गेट का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, गेट की भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, ईएससी का बैच भी मिल जाएगा, एसएससी जेई और स्टेट इंजीनियरिंग का बैच भी मिल जाएगा। आपको सबके लिए अलग अलग पे करने की जरूरत नहीं है, एक सब्सक्रिप्शन से आपको सारे बैच एक साथ मिल जाएंगे। सो यू कैन ज्वाइन द बैच ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
ये तो अभी हमने किया। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ कॉम्पैक्टिंग फैक्टर फॉर फ्रेश कंक्रीट इज, फ्रेश कंक्रीट के लिए मैक्सिमम कॉम्पैक्शन फैक्टर क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कॉम्पैक्शन फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। सो दिस विल हैव 1 आंसर, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The cross section of a thermomechanically treated TMT bar has, thermomechanically treated TMT bar, TMT bar क्या होता है? इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा TMT bar की प्रोसेस समझनी होगी। सपोज आई हैव अ बार जिसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, और आपको पता है स्टील में ये नेचर होता है कि जिस स्टील की स्ट्रेंथ कम होती है उसको आप ज्यादा खींच सकते हो, उसका खिंचाव ज्यादा हो सकता है, एक्सटेंशन ज्यादा हो सकता है, और एक्सटेंशन ज्यादा होने की वजह से इसमें डक्टिलिटी ज्यादा होती है। डक्टिलिटी क्या है? किसी भी मटेरियल को ईल्डिंग के बाद आप जितना ज्यादा खींच सको, जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन हो सके। इससे फायदा क्या होगा? डक्टिलिटी से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि कभी भी किसी मटेरियल में, मान लीजिए कि आपने कंक्रीट के अंदर स्टील लगाया, स्टील ईल्ड कर गया, ईल्ड करने के बाद स्टील अगर और खिंच रहा है, 2 पार्ट में टूट नहीं रहा, खिंच रहा है, तो स्टील जब ज्यादा खिंचेगा तो आपके मेंबर पे क्रैक्स आ जाएंगे, बड़े बड़े क्रैक्स आ जाएंगे, और जब बड़े बड़े क्रैक्स आ जाएंगे आपको वो क्रैक दिखने लगेंगे और आप बिल्डिंग से भाग जाओगे, उसके बाद कोलैप्स होगा। वहीं अगर ईल्डिंग के जस्ट बाद कंक्रीट 2 पार्ट में टूट जाए तो पूरा मेंबर नीचे गिर जाएगा, और आपको कोलैप्स दिखने से पहले, आपकी खोपड़िया पे बीम गिरेगी और खोपड़िया खुल जाएगी, खोपड़िया से रन ऑफ होने लगेगा। तो इसको बचाने के लिए डक्टिलिटी दी जाती है, ताकि ईल्डिंग के बाद जब मेटल बहुत ज्यादा डिफॉर्म हो जाए, टूटे ना, 2 पार्ट में टूटे ना और डिफॉर्म होने लगे, तो मेंबर्स में क्रैक्स दिखेंगे और आप भाग सकते हो उस जगह से, नीचे से आप भाग सकते हो, और आपके भागने के बाद बिल्डिंग गिरेगी। तो कोलैप्स होने के पहले आपको एक वार्निंग मिल गई, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो जो कम स्ट्रेंथ के मेंबर होते हैं, लो स्ट्रेंथ के मेंबर होते हैं, लो स्ट्रेंथ के बार, उनमें डक्टिलिटी होती है, उनमें हाई डक्टिलिटी होती है। स्ट्रेंथ तो कम होती है लेकिन डक्टिलिटी हाई होती है। आपको पता होगा कि स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब स्ट्रेंथ भी प्रोड्यूस करनी है, डक्टिलिटी भी मेंटेन करनी है, तो इसके लिए एक ट्रीटमेंट आता है, स्ट्रेंथ भी प्रोड्यूस करनी है और डक्टिलिटी भी मेंटेन करनी है, उसको हम बोलते हैं थर्मोमैकेनिकली ट्रीटमेंट। इससे क्या होता है? हम इस बार को हीट करेंगे, कब तक हीट करेंगे? रेड हॉट होने तक, और फिर उसके बाद हम इसकी सडन कूलिंग करेंगे। सडन कूलिंग का बहुत सारे तरीके हैं। या तो जब ये रेड हॉट है आप इसको पानी में डाल दो, पानी के अंदर इमर्स कर दो। आप देखते हो कि लोहार पीटता है किसी चीज को, फिर सडनली पानी में इमर्स कर देता है, उससे वो लोहा बहुत हार्ड हो जाता है, हार्डनेस के लिए किया जाता है। और या तो फिर आप कूलिंग चैम्बर में रख दो, तो इसकी जो टॉप वाली सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस, वो हॉट होने के बाद जब आप उसको ठंडा कर रहे हैं तो वो सडनली कूल हो जाएगी, है ना। और सडन कूलिंग से बाहर वाली सरफेस हार्ड हो जाएगी। तो अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं तो इसकी जो बाहर वाली सरफेस होगी वो बहुत तेजी से कूल होगी सडन कूलिंग की वजह से, तो बाहर वाली जो सरफेस है वो हार्ड हो जाएगी, बाहर की सरफेस हार्ड हो जाएगी। और अंदर की सरफेस उतना तेजी से ठंडा नहीं होगी, क्योंकि अंदर टेम्परेचर इतना जल्दी डाउन नहीं होगा, तो अंदर टेम्परेचर स्लोली डाउन होने की वजह से अंदर की सरफेस वैसी ही रहेगी ऑलमोस्ट, यानी अंदर की सरफेस लो स्ट्रेंथ और डक्टाइल रहेगी, ऐसा कुछ। तो जब आप इसका क्रॉस सेक्शन कट करेंगे, ये आपका बन गया टीएमटी बार, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। तो आप इसका क्रॉस सेक्शन कट करो। देखो मैं इसका क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं यहां पे। तो बाहर का जो मटेरियल है वो आपको हार्ड मिलेगा, और अंदर का जो मटेरियल है वो रिलेटिवली पहले जैसा मिलेगा। जैसे पहला था अंदर वाला मटेरियल, वैसा पहला ही जैसा प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये अंदर का जो पार्ट है ये सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट का मतलब इस बाहर वाले पार्ट से रिलेटिवली सॉफ्ट होगा, तो अंदर वाला पार्ट सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट कोर। कोर का मतलब अंदर का पार्ट, और बाहर वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिम, RIM रिम। तो बाहर का पार्ट जो है वो हार्ड होगा, सो इट विल हैव सॉफ्ट कोर एंड हार्ड रिम। तो ये जो हार्ड रिम होगी बाहर की पार्ट, ये आपकी
मार्टिनिस्टिक होगी। मार्टिनिस्टिक का मतलब ये है, सिंपल सी बात है, आसान भाषा में हाई स्ट्रेंथ शो करेगी। और अंदर का पार्ट सॉफ्ट कोर होगा जो कि पियर लाइट होगा। अब पियर लाइट का मतलब होता है कि ये हाई डक्टिलिटी शो करेगा। पियर लाइट का मतलब हाई डक्टिलिटी शो करेगा। तो इट विल हैव a soft ferrite pier light core and hard martinistic rim। आई थिंक ये दे रखा है आपको सी पार्ट में, है ना। और ये सारा कुछ हम अपनी प्लस क्लास में बहुत ही ज्यादा डिटेल में अच्छे से पढ़ाते हैं, आप प्लस क्लास में देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, सी पार्ट होगा सॉफ्ट कोर एंड हार्ड रिम, ठीक है। और आजकल टीएमटी बार ही यूज होता है। किसी भी टीएमटी बार को अगर आपको पहचानना है तो उस बार के आगे डी लगा होगा। जैसे मान लीजिए FE 500 का टीएमटी बार है तो वो डक्टाइल बार है, इसलिए डी लगा होगा आगे। जब भी कभी डी लगा है तो टीएमटी बार है, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार है वो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। और आई थिंक आज की क्लास में तो ऑलमोस्ट 1 घंटे हो गए, पता भी नहीं चला। चलो, ये जितने भी टेस्ट हैं ये कंक्रीट के टेस्ट हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। मैं आपको आज सिर्फ वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो जनरली आरसीसी आपने कहीं पढ़ी होगी तो ऐसे क्वेश्चंस आप शायद ना कर पाते। मैं वही क्वेश्चंस आज करा रहा हूं जो क्वेश्चंस आपने पहले कभी आरसीसी कहीं से पढ़ी होती और आप ना कर पाते, लेकिन अभी आप यहां से पढ़ने के बाद कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूं, आसान क्वेश्चन एक भी नहीं करा रहा, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो आप वैसे भी थोड़ा बहुत आरसीसी आपने हर जगह से कहीं ना कहीं से पढ़ी होगी और आप कर लोगे। मैं आपको मॉडरेट से टफ क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि आप कहीं और पढ़ के शायद ना कर पाओ। चलिए देखते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टेस्ट, रिबाउंड हैमर टेस्ट, ये दोनों क्या होते हैं। कभी कभी कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए, जैसे मान लो कंक्रीट का एक कॉलम है, इस कॉलम की आपको स्ट्रेंथ निकालनी है। अब किसी भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए उस मेंबर पे लोड लगा के मेंबर को तोड़ना होता है। जिस लोड पे मेंबर टूटेगा वो इसकी स्ट्रेंथ हो गई। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि कॉलम पहले से एग्जिस्ट है। मान लीजिए कि ताजमहल का कोई एक मीनार है, उसकी स्ट्रेंथ निकालने को बोली जाए तो आप उस पर लोड लगा के इसको गिरा तो दोगे नहीं, अदरवाइज यू विल बी पुट बिहाइंड द बार्स, जेल के अंदर हो गए आप। तो इसका मतलब ये है कि इस पर हम लोड लगा के इसको गिरा नहीं सकते। तो इसके लिए हमें करनी होती नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या बोलती है कि किसी भी मेंबर पे आप विदाउट अप्लाइंग लोड नॉर्मली वाइब्रेशन करके या कुछ ऐसे इफेक्ट्स करके आप उसकी स्ट्रेंथ बता सकते हो। तो पहला होता है रिबाउंड हैमर। रिबाउंड हैमर एक हैमर होता है जिसपे स्प्रिंग्स अरेंजमेंट लगे होते हैं, ऐसे करके एक स्प्रिंग अरेंजमेंट लगा होगा और ये पिस्टन फिर एक डबल स्प्रिंग सिस्टम से जुड़ा होगा और यहां पे आप हैमर से इंपैक्ट डालते हो। स्प्रिंग के थ्रू यहाँ पे लोड ट्रांसफर होगा। लोड ट्रांसफर का मतलब यहाँ पे वाइब्रेशंस ट्रांसफर होंगे, इसका रिबाउंड मिलेगा कुछ। और इस रिबाउंड की वैल्यू से ही आप बता सकते हो कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है। तो इससे आपको इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल जाती है रिबाउंड हैमर से, ठीक है। और साथ ही साथ इससे डायनेमिक मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी भी मिल जाती है। दो चीजें आप निकाल सकते हो। दूसरा होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टेस्ट। या फिर इसको हम सोनोमीटर भी बोलते हैं, सोनोमीटर टेस्ट। सोनोमीटर टेस्ट सोनोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो कोई भी फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन जनरेट कर सकती है। ये वायर से ऐसे कनेक्टेड होती है एक मशीन में जिसको हम बोलते हैं सोनोमीटर मशीन। ये सोनोमीटर मशीन किसी भी फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन यहां से जनरेट कर सकती है।
तो ये हम मशीन की दोनों क्लिप्स कॉलम के दोनों साइड पे लगा देते हैं। मान लो कॉलम का एक साइड ये है, एक साइड ये है, इन दोनों साइड पे लगा देते हैं और कॉलम पे एक फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन जनरेट करते हैं और इससे हमें कॉलम की डायनेमिक मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी मिल जाती है। ये डायनेमिक मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी निकाल सकता है। तीसरा टेस्ट एंड द लास्ट टेस्ट कहलाता है अल्ट्रासोनिक पल्स वेव वेलोसिटी टेस्ट। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं यूपीवी टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, एक कॉलम पे एक ट्रांसड्यूसर और एक रिसीवर लगाते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, वाइब्रेशन जनरेट करता है, वेव जनरेट करता है, वाइब्रेशन नहीं सॉरी वेव जनरेट करता है। ट्रांसड्यूसर जो है एक वेव जनरेट करता है। यहां से एक ट्रांसड्यूसर लगा रहेगा ऐसे और वायर से कनेक्टेड होगा, यहां से एक जनरेटर होगा, जनरेटर से यहां पे ये कनेक्टेड होगा और इधर एक रिसीवर होगा, इधर एक रिसीवर होगा। ये रिसीवर वेव्स को रिसीव करेगा। तो यहां से आपने जो वेव जनरेट करी उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, आप यहां पे मेजर कर लोगे और यहां पे कितनी रिसीव हुई ये मेजर कर लोगे। अगर सिग्नल स्ट्रेंथ सेम है इसका मतलब है कोई भी वेव यहां से स्कैटर नहीं हुई। अगर स्कैटर कोई भी वेव हो गई तो इसका मतलब इसमें क्रैक्स होंगे। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है इसका मतलब है कि इसकी स्ट्रेंथ सेम है, जो आपने स्ट्रेंथ मेजर करी थी डिजाइन के समय वही स्ट्रेंथ है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इससे मिल जाती है। इससे आप डायनेमिक मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी निकाल सकते हो और इससे आप क्रैक्स भी पता कर सकते हो कहीं पे हैं क्या। तो तीन चीजें इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये यूपीवी टेस्ट से होता है 1 2 3। चलिए अब देखते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टेस्ट का सिर्फ एक ही है आउटकम। डायनेमिक मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी कहां दे रखा है 2 पे, तो इसका हो गया 2। रिबाउंड हैमर टेस्ट के दो आउटकम है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड डायनेमिक मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। डायनेमिक मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी हो चुका, सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बचा, तो इसका आंसर हो गया 4। स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट, वैसे तो मैं आपको आरसीसी में पढ़ाता ही हूँ। टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने का एक टेस्ट है कंक्रीट की। और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट क्या है, वर्केबिलिटी। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखा है 1 में, ये 1 हो गया, और वर्केबिलिटी दे रखा है 3 में, 3 हो गया। तो 2 4 1 3 2 4 1 3 ए पार्ट में दे रखा है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो आई होप आज की क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं ऑल ऑफ द क्वेश्चंस यू लाइक। सबसे बड़ी चीज है आपको आज के सारे क्वेश्चंस आई थिंक पसंद आए होंगे। अगर आप चाहो तो मैं और भी कुछ क्वेश्चंस करा सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन भी किए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी लीव भी कर चुके हैं। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन 5 to 10 मिनट्स मोर, तो मैं आपको और भी क्वेश्चंस करा सकता हूं। तो चलिए 2-3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, मान लीजिए ये कंक्रीट का ब्लॉक है, इसमें वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होगा तो इसका मतलब वाटर ज्यादा होगा, सीधी सी बात। वाटर सीमेंट रेशियो होता है रेशियो ऑफ वाटर एंड सीमेंट। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट। तो अगर ये ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब वेट ऑफ वाटर आप बढ़ा रहे हो। अगर वेट ऑफ सीमेंट को हम कांस्टेंट रखें तो वाटर बढ़ रहा है। जब वाटर ज्यादा होगा, यहाँ पे मान लीजिए ये वाटर के मैं पैकेट्स बना रहा हूं, तो जो वाटर रिएक्शन में लगा है, जनरली 23% वाटर रिएक्शन में लगता है और 15% वाटर मिक्सिंग में लगता है। तो 38% तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये 38% से ज्यादा है, 0.38 से ज्यादा है, 38% का मतलब 0.38 वैल्यू से ज्यादा है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर भी होगा कुछ। और ये एक्स्ट्रा वाटर जब इवेपोरेट होगा यहाँ से, तो इस जगह पे क्या बचेगा, जब एक्स्ट्रा वाटर यहाँ से इवेपोरेट होगा तो यहाँ पे वाइट्स बचेंगे इस जगह पे। और जितने ज्यादा वाइट्स बचेंगे उतना ही कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम होगी। तो अगर आप एक्स्ट्रा वाटर ज्यादा यूज कर रहे हो तो स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो बिल्कुल सही लिखा है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीज विद इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो जैसे जैसे आप बढ़ाओगे कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी।
नेक्स्ट, वाटर इज एडेड टू कंक्रीट मिक्स फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड वर्केबिलिटी। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन के लिए और वर्केबिलिटी के लिए हम वाटर ऐड करते हैं। फिर है क्रीप एंड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। नहीं, क्रीप और श्रिंकेज जो है डिपेंडेंट होते हैं वाटर सीमेंट रेशियो पे। ये कोड में भी लिख रखा है, कोड में आप पढ़ोगे तो कोड में आई थिंक पेज नंबर 6 या 7 पे आपको शुरुआत में मिल जाएगा। तो ये गलत है, क्रीप एंड श्रिंकेज दोनों वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करते हैं। तो स्टेटमेंट हो जाएगा 1 and 2 आर ट्रू, 3 गलत है। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट FCK इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 50% रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। सबसे पहले FCK की इक्वेशन क्या होती है? FCK की इक्वेशन होती है FM माइनस Z सिग्मा। जहां पे Z की वैल्यू होती है, Z प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो Z की वैल्यू होती है प्लस 1.65 अगर आपकी प्रोबेबिलिटी है 95%। ठीक है, 95% प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि 5% प्रोबेबिलिटी है फेलियर की और 95% सेफ्टी की प्रोबेबिलिटी है। ये वैल्यू होती है प्लस 1.0 अगर सेफ्टी की प्रोबेबिलिटी 85% है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 15% है, 15%। ये वैल्यू है 0 अगर 50% प्रोबेबिलिटी है फेलियर की और 50% प्रोबेबिलिटी है सेफ्टी की। और यही वैल्यू हो जाएगी -1 अगर 15% प्रोबेबिलिटी सेफ्टी की है और 85% फेलियर की है। यही हो जाएगी -1.65 अगर 5% प्रोबेबिलिटी सेफ्टी की है और 95% फेलियर की है। तो जनरली प्रोबेबिलिटी कितनी होती है सेफ्टी की? 95%। तो जनरली तो आपका वैल्यू Z का 1.65 होता है। इसीलिए आप ज्यादातर इक्वेशन याद रखते हो FCK इज इक्वल टू FM माइनस 1.65 सिग्मा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट मोर देन 50% रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी 50% दे रखी है, 95% नहीं दे रखी। तो 50% के लिए Z को आपको 0 रखना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे Z 0 रखोगे तो FCK इज इक्वल टू FM बन जाएगा इस इक्वेशन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए FCK इज इक्वल टू FM। अब पूछ के रहा है, यही पूछ रहा होगा द एक्सप्रेशन फॉर FCK इन टर्म्स ऑफ FM एंड सिग्मा वुड बी। तो FCK इज इक्वल टू FM, तो FCK की इक्वेशन हो जाएगी ओनली FM, सी पार्ट। अगर 5% या 95% लिखा होता तो FM माइनस 1.645 सिग्मा या FM प्लस 1.645 सिग्मा होता। तो इसका बी या डी आंसर सही नहीं है, इसका सी आंसर सही है। आप जब कभी डिटेल में पढ़ेंगे या कभी गेट के इस क्वेश्चन को लगाएंगे 2006 के, आप चेक करना, इसका सी पार्ट आंसर है। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ M25 ग्रेड कंक्रीट इन मेगा पास्कल इज। किसी भी कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी EC होती है 5000 रूट FCK। ये हमारे लेटेस्ट कोड ने बताया IS 456/2000 ने, और इसने बोला कि ये जो आपकी मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी है ये है सीकेंट मॉडुलस। बट आज से कई साल पहले, 2000 के पहले, आप इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस को मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी बताते थे, क्योंकि पहले पुराने कोड्स के हिसाब से EC 5700 रूट FCK लिया जाता था। IS 456 1978। तो ओल्ड कोड 5700 रूट FCK फॉलो करता था, न्यू कोड 5000 रूट FCK फॉलो करता है। तो 2000 के पहले के जो क्वेश्चंस होंगे वहां आप देखोगे 5700 रूट FCK यूज किया गया है। ये 2000 के बाद का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ 5000 रूट FCK यूज कर सकते हैं। 5000 इंटू अंडर रूट 25, ये आ जाएगा 25000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन
हमेशा 5% रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड टू फॉल डेफिनेशन होती है कि एफसीके पे 5% से ज्यादा फेल नहीं करने चाहिए। हालांकि इस वाले क्वेश्चन में 50% दिया था तो हमने जेड को 0 रखा था, लेकिन जो हमारी डिफिनेशन होती है वो होती है IS 456 2000 के हिसाब से कि 5% से ऊपर फेल नहीं करना चाहिए। एग्जाम में अगर 5% की बजाय कुछ और दिया है तो फिर उसके हिसाब से जेड रख लेंगे, जैसा इस क्वेश्चन में मैंने इस वाले क्वेश्चन में कराया था, इस वाले में। और अगर कुछ भी नहीं दिया है या कोड के हिसाब से दिया है तो 5% मानेंगे और 5% वाला जेड लेके चलेंगे। जनरली इक्वेशन इसीलिए होती है FCK इज इक्वल टू FM माइनस 1.645 सिग्मा, जनरल कंडीशंस में। तो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। और अगर आपको अनअकैडमी में फ्री में स्टडी करना है विदाउट एनी कॉस्ट, अगर आपको अनअकैडमी में विदाउट एनी पेमेंट आपको फ्री स्टडी करना है, तो मेरा एक ग्रुप स्टडी का जो है ग्रुप चलता है टेलीग्राम में। आप मुझे इस नंबर पे 8920930149 इस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम कर दें तो मैं आपको फ्री ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसमें जितने भी अनअकैडमी के फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लास या यूट्यूब क्लास के लिंक है वो मैं आपको भेज दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे इस पे मैसेज भेज दें तो मैं आपको जितने भी फ्री चैनल्स हैं, हमारे फ्री चैनल्स के जितने भी वीडियोस हैं मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा कि इसमें गेट का बैच जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, ESC का बैच इसमें भी मैं पढ़ा रहा हूँ, और आप किसी भी स्टेट एई जैसे कि UPPSC एई एंड SSC जेई का बैच ज्वाइन कर सकते हो। और इन तीनों के लिए अलग अलग फी नहीं पे करनी, तीनों बैच अगर किसी को ज्वाइन करना है एक ही फी में हो जाएगा, ओनली वन फी अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन, सॉरी वन फी अनलिमिटेड कोर्स। तो जस्ट सपोज अगर आपने इसको 2 साल के लिए ज्वाइन किया तो 2 साल के लिए ज्वाइन करने के लिए आपकी फीस है 30,000, लेकिन आप मेरा कोड अगर लगाओगे, ये कोड ले रखा है शोभित सिविल, 10% डिस्काउंट इस कोड से मिलेगा और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा क्रेडिट सप्लाई करके। टोटल 10+10 डिस्काउंट हो जाएगा 2 बार। कैसे डिस्काउंट लेना है, क्या करना है, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा। और अगर आप 1 ईयर का करना चाहते हो तो 1 ईयर की फीस है 25,000, इसमें भी आपकी फीस कम हो जाएगी, एक बार 10% कम होगी कोड से और एक बार 10% कम होगी क्रेडिट से। सिमिलरली ये भी 10% कोड से कम होगी, 10% क्रेडिट से कम होगी। और 1 ईयर या 2 साल इन्हीं का सब्सक्रिप्शन लेना बेनिफिशियल है। अदरवाइज 6 मंथ का भी है, 3 मंथ का भी है, 1 मंथ का भी है, जिसकी स्टार्टिंग 5,000 से है। 5,000 का 1 मंथ है और ऐसे ही स्टार्टिंग है, ये भी आप ले सकते हो, उसमें भी कोड वगैरह लग जाएगा। और कोई भी क्वेरी या फिर हम प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या पढ़ा रहे हैं, कौन कौन सी चीजें कवर कर रहे हैं, उसके लिए आप मुझे नंबर मैंने दे दिया है 8920930149, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एट द एंड इफ यू लाइक द क्लास डू क्लिक द लाइक बटन, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही RCC के प्रैक्टिस कोर्स लेके आता रहूं और आपके सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो इस रिकॉर्डेड सेशन में मैं कंप्लीट कर लूं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट यूट्यूब क्लास होगी आपकी लिमिट स्टेट मेथड पे, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं गेट और ESC में उन पे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। किसी को अगर कोई डाउट पूछना है, कुछ भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। आई विल सी, अगर किसी का कोई कमेंट आता है तो मैं आंसर दे दूंगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। So I hope each and everyone has no doubt left.
सो लेट्स एंड दिस सेशन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।